बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगेन यूनिट नंबर 4 MD कैट, और इसमें हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट हम किस रेफरेंस से स्टडी करें? विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज हमने जो टॉपिक कौन सा डिस्कस किया था, याद है बच्चों आप लोगों को? कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? यस, कौन सा? कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम यानी हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। और अब हमने इसकी कंटिन्यूटी में आगे चलना है। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, यानी ECG क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको आप एब्रीवेट किससे करते हैं? ECG से इसको आप एब्रीवेट करते हैं, ECG, इससे आप इसको एब्रीवेट करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमने डिस्कस की थी, हमने पेस मेकर की बात की थी, हमने साइनो एट्रियल नोड की बात की थी, किस तरह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह से फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड सो ऑन, कार्डिक साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है। ये चीज़ें हमने थ्योरेटिकली सारी चीज़ें देखी थी इसमें। अब हमने इसी को मज़ीद एलेबरेट करना है विद रेफरेंस टू ECG। अब सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या। हम बताएंगे इसमें इस तरह से स्टूडेंट, जैसे हम कहते हैं कि एज कार्डिक इम्पल्सेस, एज कार्डियक इम्पल्सेस पासेस, जैसे ये आप बताते हैं कार्डियक इम्पल्सेस गुजरती हैं थ्रू द हार्ट, थ्रू द हार्ट। जैसे ही ये कार्डिक इम्पल्सेस जो है गुजर रही होती है, कहाँ से गुजरती है? हमारे हार्ट से गुजरती है। इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में आपको मालूम हो कि ये स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड into ये इलेक्ट्रिकल करंट स्प्रेड into the tissues, किसमें? सराउंडिंग द हार्ट, सराउंडिंग द हार्ट को जो सराउंड किए हुए टिश्यूज, उस तरफ क्या होता है? ये स्प्रेड हो जाता है। और इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिकल करंट जो कि स्प्रेड हो रहा है इनटू द टिश्यू सराउंडिंग द हार्ट, स्मॉल प्रोपोर्शन जो होता है इसका, ये आप कह सकते हो कि आ स्मॉल प्रोपोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा किस चीज़ का? ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कुछ हिस्सा जो होता है इलेक्ट्रिकल करंट का स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये स्प्रेड होगा ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सरफेस पर भी कुछ हिस्सा इस करंट का स्प्रेड हो जाता है। अगर हम क्या करें कि ये जो कार्डिक इम्पल्सेस है जो कि कहाँ से? हार्ट से गुजरती है, और फिर ये करंट जो कहाँ जाता है? टिश्यू सराउंडिंग द हार्ट पर, उसका कुछ हिस्सा जो है हम क्या बता रहे हैं? स्प्रेड हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर हम क्या करें कि इलेक्ट्रोड्स, इफ इलेक्ट्रोड्स, अगर इलेक्ट्रोड जो है इनको रख दिया जाए, आर प्लेस्ड, इनको हम रख देते हैं ऑन द स्किन, और स्किन पे भी आपको मालूम हो किस तरह से, ऑन अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द हार्ट। तो हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रोड जो है इनको रख दें ऑन द स्किन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द हार्ट, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इन इलेक्ट्रिकल, इससे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है
उसको किसके ज़रिए, इस करंट की वजह से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उस करंट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल generated by these, generated by these, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट जो है जनरेट हो रहा है बाय दीज करंट्स, इन करंट्स की वजह से जनरेट हो रहा है, कैन बी रिकॉर्डेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यही जो रिकॉर्डिंग है, दिस रिकॉर्डिंग इज नोन एज, दिस रिकॉर्डिंग इज नोन एज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको आप ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और ये किसके ज़रिए ली जा सकती है, इट कैन बी टेकन, जो कि हम टेकन किसके ज़रिए होगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, किसके ज़रिए हम इसको ले सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग को, ये टेकन बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। तो ECG किससे लिया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से लिया जाता है। तो स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली होता क्या है, उसकी डिटेल की तरफ हम आगे आएंगे। हमने बताया कि जो कार्डियक इम्पल्सिस जो कि हार्ट से गुजरती है, इलेक्ट्रिकल करंट्स कहाँ फैलता है, टिश्यू सराउंडिंग द हार्ट, और कुछ हिस्सा इस करंट का ऑल ओवर द वे पूरी बॉडी की सरफेस पे फैल जाता है। अगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए स्किन पे अपोजिट साइड ऑफ द हार्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि जनरेट हुआ है इस करंट की वजह से, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, इसी को आप ECG का नाम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का नाम देते हैं। और किसके ज़रिए की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के ज़रिए ये हम करते हैं। अब इसमें जो आपको डिफरेंट वेव्स मिलती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है कि वो जो वेव्स हमें यहाँ पे मिलेंगी, वेव्स डिफ्लेक्शन जो होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, और उसको हमने वन बाय वन करके पहले उसकी डिटेल देखेंगे, फिर हम उसको ड्रॉ करके देखेंगे, और एट द एंड फिर हमने ये भी देखना होगा कि नॉर्मल ECG क्या होती है, और अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है, यानी कि हम ECG करने का हमारा मकसद क्या है, यानी यूज़ ऑफ ECG क्या है, उसको भी थोड़ा सा हमें आगे चलकर लास्ट में डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, द वेव्स डिफ्लेक्शन कौन कौन सी है इसमें, वेव्स डिफ्लेक्शंस, द वेव्स डिफ्लेक्शन, द वेव्स डिफ्लेक्शंस आर, जो वेव डिफ्लेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हमने बताना है। इसमें P, Q, R, S सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, और T वेव्स इसमें आ जाती है। P वेव, Q, R, S सेगमेंट, और उसके बाद T वेव, ये मेन है। ये प्रोड्यूस्ड होती है, दे आर प्रोड्यूस्ड कैसे होती है, एज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ क्या होता है, ये वेव जो है ये प्रोड्यूस होती हैं किसको जाहिर करने के लिए, कार्डिक साइकिल को, जो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कार्डिक साइकिल को क्या करने के लिए, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए। जब कार्डिक साइकिल जो होता है उसमें हम बताते हैं कि जो ये P वेव, QRS सेगमेंट और T वेव जो थी प्रोड्यूस होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, और किस दौरान, जब ये कार्डिक साइकिल होता है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इनको वन बाय वन करके देखना है कि ये पहले हम किसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है दैट इज P वेव। P वेव क्या होती है, P वेव किसको रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ
एट्रिया को जाहिर करता है। एट्रिया प्लूरल किसका है? एट्रियम का। अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट को हम क्या कहते हैं? एट्रिया। डीपोलराइजेशन, आपको ये पोलराइज और डीपोलराइज के बारे में भी बताना है कि डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इसको हम और क्या कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब आपको पहले बताया जा चुका है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिस्टोल का क्या मतलब है? यहाँ पे एट्रिया के जो ये एट्रियल चैम्बर्स हैं, दोनों एट्रिया का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मीन्स एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का क्या मतलब है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा। अब इसमें इस दौरान क्या होता है, ये भी स्टूडेंट याद रखना है कि जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा होगा तो इस वक्त वेंट्रिकल्स जो होते हैं ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डायस्टोल की फेज में होते हैं। यानी वेंट्रिकल्स इस वक्त क्या होंगे? वेंट्रिकल्स के बारे में आपको पता हो, ऑफ द हार्ट, ये क्या होंगे? इन डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होगा? डायस्टोल का मतलब होता है ये बेसिकली क्या होंगे? सिस्टोल क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होंगे? ये आपको रिलैक्स्ड स्टेट में मिलेंगे। क्या चीज़? वेंट्रिकल्स। किस तरह? ड्यूरिंग पी वेव, तो पी वेव के बारे में आपको क्लियर हुआ। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, यानी एट्रिया क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं हार्ट के किस स्टेज में है इस वक्त पी वेव के दौरान। खास तौर पर याद रखना है ड्यूरिंग पी वेव। ये क्या है? डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स्ड फेज में होंगे। एमसीक्यूज जब बनते हैं तो ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं कि व्हेन द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया आकर वेंट्रिकल्स आर इन विच फेज, किस फेज में होंगे। यानी अगर हम यहाँ पे डायस्टोल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये किस फेज में होंगे? ये भी आपको पता हो कि ये रिलैक्स फेज में होंगे। और कब? ये पी वेव के दौरान। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताना है? QRS सेगमेंट। QRS सेगमेंट क्या होता है? इसमें आपको बताना है कि जो सिस्टमेटिकली पहले आप Q के बारे में बताओगे, Q क्या है इसमें, फिर उसके बाद हमने क्या बताना है, ये R क्या है इसमें, फिर उसके बाद आप फिर किसका बताओगे? ये S के बारे में। फिर हम इसको ड्रॉ करके भी देखेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। क्यों किसको रिफ्लेक्ट करता है? शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? शार्प अपवर्ड। क्या होगा यहाँ पे? शार्प अपवर्ड क्या होगा? ये स्पाइक बनेगी। और एस के बारे में आपको मालूम हो स्टूडेंट्स, एस का क्या मतलब यहाँ पे होगा कि एस में ये एंड्स होगा, QRS सेगमेंट का एंड होगा, एंड डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्शन, एंड्स डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा? QRS सेगमेंट। इसको हम QRS सेगमेंट का नाम देंगे। बेसिकली ये किसको इंडिकेट करता है? याद रखिएगा, यानी QRS जो सेगमेंट है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को? इंडिकेट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को ये जाहिर करता है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को ये QRS सेगमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है। तो वेंट्रिकल जो होते हैं, डीपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकल किस स्टेट में होंगे, ये भी आपको क्लियर हो। ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है कि वेंट्रिकुलर क्या होगा? बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी सिस्टोल का मतलब क्या होगा कि वेंट्रिकुलर
कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी यहाँ पर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको ये भी बात पता हो कि QRS वेव के रेफरेंस से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इस वक्त हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है या हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है। तो आपको मालूम हो कि इस दौरान क्या होगा कि ब्लड जो होगा इजेक्टेड बाहर निकलेगा, कहाँ से, फ्रॉम दी हार्ट, यानी इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। आपको पता हो वेंट्रिकल से किस में जाएगा, और मजीद इनडायरेक्ट आप जाएंगे तो इनटू द एओर्टा, इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। तो ये भी आपको क्लियर हो किसके थ्रू जाएगा, दैट इज सेमील्यूनर वेल्व। कौन कौन से, पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व और एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व के थ्रू ये ब्लड जो होगा इजेक्ट होगा फ्रॉम दी हार्ट। तो आपने देखा QRS सेगमेंट क्या है, Q का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, जो सेगमेंट को उसमें इसकी वेव अभी डायग्रामेटिकली शो करेंगे। R किसको रिप्रेजेंट करता है, शार्प अपवर्ड स्पाइक, जो ऊपर की तरफ स्पाइक जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, R। और फिर एंड इसका कहाँ पे होगा QRS सेगमेंट का, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, नीचे की तरफ वेव आएगी। और ये किस चीज़ को ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है। और इसी तरह इस दौरान क्या होगा, वेंट्रिकुलर, यानी डीपोलराइजेशन का ऑफ वेंट्रिकल का मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे नीचे से तो ब्लड इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा फ्रॉम दी हार्ट। इसको हम क्या कहेंगे, QRS सेगमेंट। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, T वेव्स, यानी हमने बताया था ना P वेव, QRS सेगमेंट और उसके बाद T वेव। तो अब क्या आ गया आपके सामने आ गया T वेव किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो इसको हम टेक्निकली मजीद क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे कि वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, सिस्टोल हो रहा है या डायस्टोल हो रहा है। कीप इन योर माइंड स्टूडेंट, यहाँ पे इसका क्या होगा, डायस्टोल होगा। डायस्टोल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होंगे, दे आर रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स्ड होंगे, एक्सपेंड होंगे। तो ये भी आपको क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं, T वेव, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स एक अहम चीज़ आप गौर करेंगे कि P वेव में हमने क्या बताया, एट्रियल सिस्टोल बताया है, ठीक है ना, ठीक है। ये एट्रियल सिस्टोल को हमने क्या कहा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो गया। और उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके पास किस में आ रहा है कि ये आप देख रहे हैं QRS सेगमेंट में आ रहा है, और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी आ रहा है। लेकिन हमने इस सब में आप गौर करें, एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं डिस्कस की, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो क्या है कि वेयर इज एट्रियल रीपोलराइजेशन फाउंड। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वेयर इज एट्रियल रीपोलराइजेशन फाउंड। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि वेयर इज एट्रियल रीपोलराइजेशन फाउंड। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डायस्टोल, यानी यहाँ पे रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये वेंट्रिकुलर एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल का मतलब क्या होगा, एट्रियल रिलैक्सेशन। ये कब ये रिलैक्स होगा, क्या चीज़, एट्रिया। तो ये हमने कहीं भी इनमें शो नहीं किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें आप P वेव शो कर रहे हैं, P वेव किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, यानी एट्रियल सिस्टोल आ गया। एट्रियल सिस्टोल हमें क्लियर हो गया कि ये हमें मालूम है। एट्रियल डायस्टोल का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, ना QRS सेगमेंट में हम बता रहे हैं, ना ही T वेव में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप देखते हो कि वेयर
उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के स्केच में आप किस पोजीशन पे ये एट्रियल डायस्टोल शो करते हैं या एट्रियल रिलैक्सेशन शो करते हैं या फिर एट्रियल रीपोलराइजेशन शो करते हो। तो याद रखना स्टूडेंट, इसका आंसर आपके पास क्या होगा कि इसका आंसर आपके पास ये होगा कि ये जो ख़ास तौर पे एट्रियल रीपोलराइजेशन है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मालूम होना चाहिए। ये बेसिकली आपको मिलेगा एट्रियल डायस्टोल इन दी QRS सेगमेंट, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, वो भी हम ड्रॉ करते हैं, उसमें हम बताएंगे कि ये किस जगह पे मौजूद होता है, क्या एट्रियल रीपोलराइजेशन, क्योंकि हमें वैसे हम उसको इंडिकेट नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट आपको वैसे आपको टेक्निकली ये चीज़ पता हो कि ये कहाँ पाया जाता है, इन द QRS सेगमेंट ये पाया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली अगर हट के क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इसको ड्रॉ करते हैं और जो कि नॉर्मल ईसीजी होगा, और उसके बाद फिर हमने सिस्टमेटिकली फिर आगे इसको मज़ीद आगे चल कर देखेंगे कि इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे PR इंटरवल किसे कहते हैं उसको भी हमने डिस्कस नहीं किया, और इसी तरह से फिर हमने ST सेगमेंट के बारे में बताना है कि ST सेगमेंट क्या है, और एट द एंड हम इसके यूजेस के बारे में बताएंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो सबसे पहले हम इसका क्या शो करेंगे स्टूडेंट, स्केच शो करते हैं। ये हमने इसको शो किया डायग्रामेटिकली नॉर्मल ईसीजी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग करनी है, लेबलिंग से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या शो करना चाह रहे हैं। ये जो हमने शो किया है एरिया, ये जो वेव आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है, इसकी P वेव कहलाती है। फिर ये जो सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, QRS सेगमेंट का नाम देते हैं, और ये फिर आपके पास क्या आ जाती है, T वेव आ जाती है। इस तरह से ये आप नॉर्मल ईसीजी में ये वेव्स आप ऑब्जर्व करते हैं। अब इनको हम लेबल करते हैं कि इसमें ये P वेव किसको इंडिकेट करती है। अभी अभी हमने स्टूडेंट इसको हमने डिस्कस किया था कि P वेव बेसिकली किसको इंडिकेट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी इसका क्या मतलब होगा कि एट्रियल सिस्टोल, यानी एट्रिया यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके जी। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं QRS सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की क्या हो रहा है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जैसे डीपोलराइजेशन एट्रिया था, एट्रियल सिस्टोल था, इसको आप क्या कहोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाएगा। इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल का नाम देंगे। फिर इसी तरह से स्टूडेंट ये हमने क्या शो किया था, इसमें T वेव शो की थी। T वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी रीपोलराइजेशन का मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो कि रीपोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि ये वेंट्रिकुलर, यहाँ पे क्या था, सिस्टोल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। साथ साथ आपको ये भी पता होगा यहाँ पे ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, तो हमने एक चीज़ बताई थी कि एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ पे होता है, वो इसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको शो कर दूँगा यहाँ पे कि कुछ इस जगह पे करके आप कह सकते हो
ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, बेसिकली एट्रियल रीपोलराइजेशन को जाहिर करता है। यानी इसका क्या मतलब होता है, एट्रियल रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एट्रियल डायस्टोल है, यानी एट्रियल सिस्टोल तो ये था, तो ये क्या है, एट्रियल डायस्टोल कहलाता है। यानी एट्रिया इसमें क्या हो रहे हैं, एट्रियल रिलैक्सेशन हो रही है इसमें। बहरहाल ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता हो कि ये पोलराइज स्टेट और डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं और रीपोलराइजेशन क्या होता है, वो सिंपल आप देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये कार्डियक मसल फाइबर है, उसका कुछ पार्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज है और ये इनसाइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको आप क्या कहोगे, इट इज़ कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। ये उसकी क्या कहलाएगी, पोलराइज्ड। जैसे आप नर्व इम्पल्स में पढ़ते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, आउटसाइड मोर पॉजिटिव देन इनसाइड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे पोलराइज स्टेट कहलाती है। इसी तरह से डीपोलराइजेशन कैसे होती है, सेम उसी तरह जैसे आप न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स स्टडी करते हो तो आउटसाइड क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज और इनसाइड इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी रिवर्स हो जाते हैं चार्जेस। तो इसे हम क्या कहेंगे, डी पोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में अगेन आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन का नाम देते हैं। सेम उसी तरह से जैसे आप नर्व इम्पल्स में पढ़ते हो, सेम यही सिचुएशन आपको कार्डियक मसल फाइबर में जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिल्टअप होता है, सेम वही उसका प्रोसीजर है जो आपने डिस्कस किया हुआ है किसमें, नर्व इम्पल्स में। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये भी स्टूडेंट आपको क्लियर हो कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, नर्व इम्पल्स के साथ भी। अब रही बात इसमें कि ये जो हमने कुछ रेफरेंस आपको दिया था, इसमें कुछ इंटरवल का और सेगमेंट का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की, इसमें किस चीज़ की बात की, इसमें पी आर इंटरवल क्या होता है, पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियड ऑफ टाइम, the period of time from the start of P wave, कहाँ से, from the start of P wave to the beginning of QRS सेगमेंट। इसको हम क्या किए, पी आर इंटरवल का नाम, बाकायदा ये टाइम ड्यूरेशन होता है जिसको बाकायदा कैलकुलेट किया जाता है। वो टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, दैट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस, आपके सिलेबस से ज़रा आगे की बात है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये इंटरवल का मतलब यहाँ पे बेसिकली टाइम कैलकुलेशंस होती है इसकी, कि यहाँ पे हमने इसको डायग्रामेटिकली जो शो कर रहे हैं, ये देखिए इसमें कि पी आर इंटरवल क्या होता है, ये अब यहाँ से शो कर रहे हैं, ये आपके पास पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल कहलाता है। देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पी वेव अप टू द बिगनिंग ऑफ QRS सेगमेंट, इसको आप PR इंटरवल का नाम देते हैं। फिर इसी तरह से एक चीज़ और आ जाती है जिसको आप क्या नाम दोगे, दैट इज कॉल्ड ST सेगमेंट। ST सेगमेंट के बारे में बताओ कि ST सेगमेंट क्या होता है। ST सेगमेंट कहते हैं बेसिकली ये क्या है बच्चों, कि द पीरियड बिटवीन
the period between completion of ventricular depolarization and initiation of ventricular repolarization। इसको हम क्या कहेंगे, ST सेगमेंट का नाम देते हैं। द पीरियड बिटवीन कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यहाँ से देखिएगा गौर से कि हमने कहाँ से बताना है, पीरियड बिटवीन कंप्लीशन, और यहाँ पे कंप्लीशन हो रही है किस चीज़ की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये S से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ तक है, इनिशिएशन। ये इनिशिएशन हो रही है, किस चीज़ की इनिशिएशन हो रही है स्टूडेंट, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये इस तरह से हम ये ST सेगमेंट को शो कर सकते हैं। ये आपके पास क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड ST सेगमेंट का नाम देते हैं। द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड इनिशिएशन किस चीज़ का हो रहा है, ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल का क्या है, रिलैक्स होना। इस सेगमेंट को हम ये नाम देते हैं। तो PR इंटरवल के बारे में आपको क्लियर हो कि PR इंटरवल क्या होता है और ST सेगमेंट किसे कहते हैं। तो बच्चे ये बेसिकली जो हमने शो किया है कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये नॉर्मल ECG को शो करता है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब हमने इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा मज़ीद इसमें देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है किस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, यानी इसके यूजेस क्या है, वो अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। यूजेस ऑफ ECG क्या है, यूजेस ऑफ ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के यूजेस क्या हैं। आप समझ लीजिए कि ये किस में हमें हेल्प करता है, हेल्प टू डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एबनॉर्मलिटी टू इन rhythmicity ऑफ हार्ट की रिदमिसिटी में क्या हो, एबनॉर्मलिटी आ जाए, और इसी तरह से डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट इन कंडक्शन सिस्टम, इन कंडक्शन सिस्टम। तो एबनॉर्मलिटी इन हार्ट और रिदमिसिटी यानी डिफेक्ट में किस में हम चीज़ देखते हैं, कंडक्शन सिस्टम में, यानी कि ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं फ्रॉम SA नोड टू एट्रिया, फिर SA नोड टू AV नोड, फिर AV नोड से बंडल ऑफ हिस, वहाँ से पुरकिंजी फाइबर इनटू द वेंट्रिकुलर वॉल। तो इस कंडक्शन सिस्टम में कोई डिफेक्ट हो ये, या फिर इसी तरह से हम देखते हैं एबनॉर्मलिटी इन रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट आए, ये भी इसका इनडायरेक्टली लिंक किसके साथ होता है, कंडक्शन सिस्टम के साथ इसका लिंक होता है। तो वो फिर हम उसको डिफरेंट वे में शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने शो किए, ये जो वेव शो की गई है बेसिकली किसको रिफ्लेक्ट करती है, नॉर्मल ECG को रिफ्लेक्ट करती है। तो हम नॉर्मल ECG यहाँ पे शो कर देते हैं कि नॉर्मल ECG क्या है, ताकि हमें आइडिया हो कि एबनॉर्मलिटी किस तरह से बिल्टअप होती है। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह ये एक इस तरह से वेव बनती है, फिर ये दूसरी वेव बनती है, एंड सो और ये सिलसिला यूँ आगे
चलता है एंड सो ऑन। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल ईसीजी का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ईसीजी यहाँ पे हमें नज़र आती है। फिर इसके बाद इसमें एरिथमिया की हम बात अगर करें, यानी जो रिदम आउट हो जाता है उसके बारे में, जो हार्ट बीट ज़्यादा भी हो सकती है, हार्ट बीट कम भी हो सकती है। जैसे फास्ट हार्ट बीट हम शो करते हैं, फास्ट हार्ट बीट हमें शो करनी है, तो देखिए ये वेव को थोड़ा सा हमने बहुत ही क्लोज व्यू शो करना है। देख सकते हैं आप, ये इसी तरह से एंड सो ऑन, ये है एंड सो ऑन। तो ये इस किस्म के गेज को हम क्या कहेंगे, आप गौर कीजिएगा कि ये दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है रेगुलर इंटरवल के साथ नज़र आता है, रेगुलर इंटरवल के साथ नज़र आता है, तो नॉर्मल इसी होता है। लेकिन इसमें आप देखें डिस्टेंस क्लोज होता जा रहा है। डिस्टेंस जब क्लोज होता जाएगा तो ये हार्ट बीट, इसका मतलब क्या होगी, फास्ट हो गई है, जिसको आप फास्ट हार्ट बीट को टेक्निकली क्या कहते हैं, ये आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे बच्चों, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का नाम देते हैं। इसमें हार्ट बीट जो होती है, यानी इसमें आपकी जो हार्ट बीट है ये इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मल क्या है आपको मालूम हो कि 72 टाइम्स पर मिनट होती है, ये कितनी हो जाती है, 100 टाइम्स पर मिनट, ये इससे भी ऊपर चली जाती है। इसको हम टैकीकार्डिया का नाम देते हैं। हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी आपने टेक्निकल वर्ड याद रखना है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए। इसी तरह से हार्ट बीट जो है स्लो भी हो सकती है, तो यह इस तरह से ये देख सकते हैं कि हार्ट बीट क्या हो जाती है, यहाँ पे यूँ स्लो भी हो सकती है। गौर कीजिएगा कि ये डिस्टेंस होगा दो बीट के दरमियान, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली फास्ट हार्ट बीट थी, तो ये क्या होगी, इसको आप स्लो हार्ट बीट, ये भी नॉर्मल से हट के है, देख सकते हैं ना ये, यानी नॉर्मल 72 है, ज़्यादा हो तो क्या 100 या उससे ज़्यादा हो जाए। स्लो अगर होगी तो इसको भी हमने देखना होगा, स्लो का मतलब क्या है, यानी स्लो का मतलब यहाँ पे इसको आप टेक्निकली स्टूडेंट्स क्या कहोगे, दैट इज़ ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया का नाम दोगे। और हार्ट बीट इसमें कितनी हो जाती है, ये हार्ट बीट 40 टाइम्स पर मिनट, यानी इससे भी नीचे जा सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, टेक्निकली ब्रैडीकार्डिया का नाम देते हैं। तो इस तरह देखा स्टूडेंट आपने, ये नॉर्मल हार्ट बीट में ये फास्ट आ गई और ये आपके सामने क्या है, स्लो हार्ट बीट आ गई। इसी तरह से हम एक और चीज़ यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि ये हमने नॉर्मल वेव शो की है, फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वेव शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वेव जो है वो एकदम से यूँ ऊपर जा रही है, फिर ये इसके बाद ये देख सकते हैं बहुत ही क्लोज हो गई है ये, और फिर उसके बाद ये यूँ नॉर्मल हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसमें नॉर्मल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कम हुआ डिस्टेंस और कम हो गया, फिर नॉर्मल हो गया एंड सो ऑन। यानी रिदम जो है हार्ट का जो है बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, एक रिदम के साथ यानी स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ जो है हार्ट बीट नहीं हो रही है। यानी आप देख सकते हैं कहीं फास्ट और ये फिर से स्लो, और यहाँ पे और स्लो, और फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर हार्ट बीट। इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट का नाम दिया जाता है। ओवरऑल हम इसको क्या कहते हैं, कार्डियक एरिथमिया का नाम देते हैं। ओवरऑल ये क्या कहलाएगा, कार्डियक एरिथमिया, यानी
ए विदाउट रिदम, हार्ट रिदम से आउट हो जाते हैं, उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, एरिथमिया का नाम देते हैं। इसके लिए याद रखना कि हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। करेक्ट से मुराद क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, वो आपको पहले इसके बारे में बताया जा चुका है। आर्टिफिशियल पेसमेकर के ज़रिए, जो कि बैटरी की फॉर्म में होगा, जो कि रिदम के साथ क्या प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोवाइड करेगी, जो कि इसको हम स्किन के नीचे इसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं और वायर जो होती है करेक्ट कर देते हैं। इसकी किसके साथ, ये हार्ट के जो राइट साइड है एट्रियम या फिर वेंट्रिकल के साथ, एज़ पर नीड बॉडी की जो हमारी रिक्वायरमेंट डायग्नोसिस के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। करेक्शन कैसे की जाती है, एरिथमिया की आर्टिफिशियल पेसमेकर के ज़रिए इसकी करेक्शन की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा है। इसमें डायग्नोसिस में याद रखिएगा कि इसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, इस्केमिया। इस्केमिया क्या होता है बेसिकली, यानी डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, बेसिकली डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जब डिक्रीज़ होगा तो साथ इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी टू हार्ट मसल्स। और हार्ट मसल्स की भी बात आएगी तो ख़ास तौर पर किसका रेफरेंस आएगा, वेंट्रिकल्स का रेफरेंस आएगा। तो ये क्या होगा कि इसमें इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इस्केमिया का नाम देते हैं। इसी तरह से इसमें आप मायोकार्डियल ये इन्फॉक्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन किसे कहते हैं, डेथ ऑफ सेल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और मायो मीन हार्ट, कार्डियल हार्ट को कहते हैं, हार्ट मसल्स के सेल का डेड हो जाना ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इस कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसको कॉमनली आप क्या कहते हो, हार्ट अटैक का नाम देते हो। अब कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखा जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी वेव्स में क्या चेंजेस आती है, डिफरेंट, जाहिर बात है इसके लेवल्स होते हैं ये हार्ट अटैक के भी, तो डिफरेंट लेवल्स पे उसको चेक किया जाता है। इस्कीमिया को भी इसी तरह से इन्हीं वेव्स को रीड करके एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को सही तरह से उसकी रीडिंग कर सके, उसको रीड कर सके। तो उसे रीड करेगा तो सही तरह से वो क्या है डायग्नोस कर सकेगा, डायग्नोसिस की बेस पर उसके आगे फर्दर क्या होगी, उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स आपने भी आगे चलकर डॉक्टर बनना है, अल्लाह इसमें आपको कामयाब करे। तो उसमें आपने ये कि डॉक्टर नहीं बनना, सिर्फ डिग्री नहीं लेनी, आपने अच्छा डॉक्टर भी बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ताकि ये जो हम तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आप इसके बिल्कुल जब डेप्थ में जाओगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी इसमें बारीकियाँ होती हैं और कितनी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट ईसीजी को यूँ रीड करते ही बता देता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और अगर सही डायग्नोज सही वक्त पे हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है, और ट्रीटमेंट होने तो पेशेंट की लाइफ को सेव भी किया जा सकता है। तो लिहाजा यहाँ तक स्टूडेंट क्या आपने देखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है कौन सा होगा, दैट इज़ व्हाट, हमने सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड को हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की पूरा उसकी डिटेल, उसके कंपोजिशन क्या है, और उसके बाद कंपोजिशन के साथ प्लाज्मा, ब्लड सेल लाइट बॉडीज़ क्या होती हैं और उनकी पूरी उसकी कंपोजिशन प्लस उसकी फंक्शनल डिटेल्स क्या होती हैं, इंशाल्लाह वो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।